अमृत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय संविधान पर है। तथ्य तर्क सहित आपके शब्दों में मैं प्रस्तुत करूंगा। शब्द सरल होंगे लेकिन तथ्य वही होंगे। आप अगर एक बार वीडियो को देखते हैं तो शायद ही कोई ऐसा विषय वस्तु हो जो आपको समझ में नहीं आए भारतीय संविधान पर। यह पहली वीडियो है भारतीय संविधान पर मेरी। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगेगा। और किसी भी वनडे कंपटीशन में आप बैठते हैं, एसएससी में बैठते हैं, रेलवे में बैठते हैं, बैंक में बैठते हैं या एसआई में बैठ रहे हैं, लेखपाल में बैठते हैं, कानून में बैठ रहे हैं, उसमें पूरा यह वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी लाभ देगा। पहला जो इसमें टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम आपको 5 एक्ट पढ़ाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट 1784, राजलेख या चार्टर एक्ट 1813, राजलेख या चार्टर एक्ट 1833 और राजलेख या चार्टर एक्ट 1853। इसके आगे जो वीडियो डालेंगे वो 1858 भारत सरकार अधिनियम से डालेंगे और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वाली डालेंगे। आज का वीडियो जो होगा 1853 तक ही आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए जरा देखते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास में। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को 15 वर्ष तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद गठित किया गया जिसमें एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। क्या सन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को स्थापना के साथ 15 वर्ष तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। व्यापार करने का अधिकार दिया गया और इस व्यापार करने के लिए इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया जिस परिषद में एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे। एक गवर्नर तथा 24 अन्य सदस्य होते थे। इसके माध्यम से यह व्यापार करते थे, ये शासन करते थे भारत में। गवर्नर और 24 अन्य परिषद जिसको गवर्नर जनरल का परिषद के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया ये कंपनी व्यापार करने के स्थान पर भारत में शासन करने लगी। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। युद्ध लड़ने के बाद प्लासी के युद्ध से, चूंकि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजदौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति कैप्टन क्लाइव के बीच हुई। इस युद्ध में सिराजदौला की पराजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। इस विजय से कंपनी के भारत में शासन की नींव पड़ गई। दूसरा बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ। इस युद्ध में मुनरो ने
ये भारत में संयुक्त सेना को पराजित किया। बंगाल, अवध और दिल्ली की सेना को पराजित करके पूरे भारत में एक तरह से कंपनी की शासन की पूर्ण रूप शुरुआत हो गई। कंपनी चली थी व्यापार करने के लिए, लड़ गई युद्ध लड़ने के बाद हुआ क्या, कंपनी के पैसे खत्म हो गए। कंपनी ने ब्रिटेन सरकार से पैसे की डिमांड की। तब वहां के प्रधानमंत्री ने एक गुप्त संसदीय समिति का गठन कर दिया और भारत आई। उसने रिपोर्ट दिया। बदलते हुए समय में, रिपोर्ट में लिखा था, बदलते हुए समय में कंपनी के उद्देश्य भी परिवर्तित हो चुके हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री ने क्या किया, पहला एक्ट पास किया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह भारत के लिए पहला लिखित संविधान, पहला लिखित अधिनियम, पहला लिखित एक्ट है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, आइए जरा देखते हैं। इस एक्ट का प्रावधान जरा देखिए। नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर को प्रमोशन करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, जरा देखिए, वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। यह कौन थे, यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो अगर पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, अब बताएंगे वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। भारत के लिए पहला लिखित संविधान कंपनी के शासन के लिए कौन सा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, ये पहला लिखित संविधान है। इस तरह से दूसरा क्या कर दिया गया, दूसरा किया गया क्या, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। और इन प्रेसिडेंसियों में, बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर को नियुक्त किया गया। यह गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होते थे, उनके अंडर होते थे। इसके बाद कौन सी इस एक्ट की विशेषता है, जरा देखिए। तीसरा, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, तथा 3 अन्य न्यायाधीश के बारे में प्रावधान दिया गया। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, जरा देखिए, एन जिला इम्पे। यह कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यद्यपि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय 1774 में कार्य करना शुरू कर दिया था। दूसरा एक्ट है पिट इंडिया एक्ट 1784। पिट इंडिया एक्ट की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला व्यापारिक विषय और दूसरा राजनीतिक विषय। व्यापारिक विषय पर के लिए निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक विषय के लिए नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ
कंट्रोलर, दो वर्गों में इसको विभाजित कर दिया गया। दूसरा इस एक्ट की विशेषता है, इस एक्ट के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है? ड्यूटेरी सिस्टम कहा जाता है। तो दो प्रकार की शासन प्रणाली किस तरह से शुरू हुई? क्यों? क्योंकि व्यापारिक विषय निदेशक मंडल देखता था और राजनीतिक विषय नियंत्रक मंडल देखता था। इस तरह से माना जाता है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत पीस इंडिया एक्ट के द्वारा ही हुई। आइए तीसरे एक्ट में हम लोग चलते हैं। तीसरा एक्ट है तीसरा राज लेक ब्रैकेट में चार्टर एक्ट 1813। इसकी जरा विशेषता देखिए। 1813 एक्ट की क्या विशेषता है? 1813 एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली सिस्टम। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए किस एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया? एकाधिकार। तो आप बताएंगे 1813 एक्ट के द्वारा। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत के साथ समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत के साथ समाप्त कर दिया गया। भारत के साथ समाप्त कर दिया गया। तीसरी, इस एक्ट के द्वारा चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापारिक एकाधिकार को बरकरार रखा गया। यानी कहीं ना कहीं चीन के साथ चाय के लिए व्यापारिक एकाधिकार किसके पास थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अगली विशेषता देखिए। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दी गई। किसको? ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अनुमति दी गई। आनी बड़ी है स्पष्ट चीजें हैं। क्या कि ईसाई धर्म की प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई? तो आप बताएंगे 1813 एक्ट के द्वारा। इसके अलावा इसकी पांचवी विशेषता क्या है? जरा देखिए। इस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च की व्यवस्था सर्वप्रथम दी गई। यानी भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक
खर्च की व्यवस्था सर्वप्रथम दी गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा पर सर्वप्रथम 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च की व्यवस्था कब दी गई, तो आप बताएंगे 1813 एक्ट के द्वारा। इसके मुख्य प्रावधान हमने आपको बता दिया। क्या? पहला है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत के साथ समाप्त कर दिया गया। अब तो बढ़ाया किसके गया था? चीन के साथ, जो पूर्वी देश थे उनके साथ जो है। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कब अनुमति दी गई? 1813 के द्वारा। चीन और पूर्वी देशों के साथ इनकी व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली सिस्टम को इस एक्ट के द्वारा जारी रखा गया। यानी केवल कंपनी ही कर सकती थी, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। और पांचवा, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा दी गई? आप बताएंगे 1813 एक्ट के द्वारा। तो जितने भी चीजें आएंगी आपको इसके माध्यम से मिल जाएंगी इस एक्ट से संबंधित। आइए अगला एक्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे, चौथा, वो है राजलेख या चार्टर एक्ट 1833। 1833 क्या है, जरा इसको देखिए। राजलेख या चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है, इसके बारे में जरा हम लोग देख लें। इसकी पहली विशेषता क्या है? अब देखिए 20 साल हो गया, 20 इयर्स कंप्लीटली हो गया, फिर कंपनी गई थी कि हमको अनुमति दी जाए। तो ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, जरा इसके माध्यम से देखें। 1833 एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा 1833 एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सभी देशों के साथ समाप्त कर दिया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सभी देशों के साथ समाप्त कर दिया गया। यानी अब किसी देश के साथ इसकी व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहे, इसकी मोनोपोली सिस्टम नहीं रहा, किसी देश के साथ इसके व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहे। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा भारत यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया जी। तो जब आपसे पूछा जाएगा किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आप बताएंगे 1833 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरी विशेषता क्या है? इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में दास प्रथा को समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे 1833 एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आइए जरा आगे देखते हैं। चौथा, इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार विधिक सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम बार विधिक सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान दिया गया।
प्रावधान दिया गया। तो इससे पहले कोई इस एक्ट के द्वारा प्रथम विधिक सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान दिया गया। पांचवा, इस एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले ये प्रथम विधिक आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार आप देखिए जो भी विशेषता है इस एक्ट के आपको यहां पर मिलेंगी। आइए 1853 का लास्ट एक्ट देखते हैं, क्या इसकी विशेषता है। 1853 का एक्ट, तिरपन का एक्ट। 1853 की एक्ट की दो मुख्य विशेषता है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहली विशेषता क्या है, इस एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को राजनीतिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। यानी माफ करिएगा, इस एक्ट के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। यानी विधायी कार्य अलग होंगे, प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। दूसरा, इस एक्ट के द्वारा पहली बार जो कंपनी में नामजदगी की प्रथा थी, उस नामजदगी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया और तब से लेकर अब तक विभिन्न, चाहे कोई भी वनडे परीक्षा हो, सिविल परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो गई। तो 1853 एक्ट के द्वारा ही जो पहले कंपनी में किसी का नामजदगी कर दी जाती थी उसको समाप्त कर और उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया गया। यहां से प्रतियोगी परीक्षा जो शुरू हुई वो आज तक जारी है। इस तरह से आप देखें तो 1853 एक्ट की दो मुख्य विशेषता, पहला विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करना और दूसरा जो है कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना, ये दोनों इस एक्ट की मुख्य विशेषता है। मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लाभदायक होगा और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।